हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल अल्फा नॉलेज बॉक्स। इस वीडियो में आज हम क्लास 6 हिंदी 2025 के एक पीरियोडिक टेस्ट क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करने वाले हैं और ये क्वेश्चन पेपर केंद्रीय विद्यालय के स्टूडेंट्स के लिए है। अगर अभी तक आपने मैथ्स के 2025 के क्वेश्चन पेपर को नहीं देखा है तो इसकी लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी या फिर चैनल के प्लेलिस्ट KVS PT2 क्वेश्चन पेपर से आप इस वीडियो को देख सकते हैं। ये क्वेश्चन पेपर द्वितीय आवधिक परीक्षा 2024-25 का रियल क्वेश्चन पेपर है। इस पेपर की वीडियो को अवश्य देखें, इससे आपको अवश्य हेल्प मिलेगी। चलिए पेपर को स्टार्ट करते हैं। खंड आ, प्रश्न नंबर 1, नीचे लिखे पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। यहाँ पर ये पद्यांश आपकी पाठ्य पुस्तक से लिया गया है। जलाते चलो ये दिए स्नेह भर भर, कभी तो धरा का अंधेरा मिटेगा। जला दीप तुम्ही ने तिमिर की चुनौती प्रथम बार स्वीकार की थी। तिमिर की सरित पार करने तुम्ही ने बना दीप की नाव तैयार की थी। बहाते चलो नाव तुम वह निरंतर, कभी तो तिमिर को किनारा मिलेगा। पद्यांश का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित पद्यांश किस कविता से लिया गया है, नाम बताइए। जगाते चलो, बुझाते चलो, जलाते चलो या फिर जलते चलो। सही ऑप्शन है जलाते चलो। ये पद्यांश लिया गया है जलाते चलो कविता से। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित कविता के कवि का नाम बताइए। द्वारिका मिश्र, द्वारिका द्विवेदी, द्वारिका प्रसाद महेश्वरी या फिर द्वारिका सिंह। इस कविता को लिखा है द्वारिका प्रसाद महेश्वरी जी ने। तीसरा प्रश्न है, तिमिर का पर्यायवाची क्या है। प्रकाश, उजाला, दीपक या अंधेरा। सही अर्थ है अंधेरा। तिमिर का पर्यायवाची होता है अंधेरा, अंधकार। पांचवा प्रश्न है, इस पद्यांश में कवि क्या जलाना चाहता है। पहला प्रेम रूपी अंधेरा, दूसरा प्रेम रूपी नाव, तीसरा प्रेम रूपी सरिता और चौथा प्रेम रूपी दीप। पहली लाइन में ही लिखा हुआ है जलाते चलो ये दिए स्नेह भर भर। स्नेह मतलब होता है प्यार। यहाँ पर कवि स्नेह से भरे हुए, प्रेम से भरे हुए दिए जलाने की बात कर रहा है, इसलिए सही है प्रेम रूपी दीप। प्रश्न नंबर 2 पर एक गद्यांश दिया हुआ है। नीचे लिखे गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। चलिए इसे पढ़ते हैं। समय बहुत मूल्यवान होता है, या बीत जाए तो लाखों करोड़ों खर्च करके भी इसे वापस नहीं लाया जा सकता। इस संसार में जिसने भी समय की कद्र की है उसने सुख के साथ जीवन गुजारा है, और जिसने समय की बर्बादी की वह खुद ही बर्बाद हो गया। समय का मूल्य उस खिलाड़ी से पूछिए जो सेकंड के 100वें हिस्से से पदक चूक गया हो। स्टेशन पर खड़ी रेलगाड़ी 1 मिनट के विलंब से छूट जाती है। आजकल तो कई विद्यालयों में देरी से आने पर विद्यालय में प्रवेश भी नहीं करने दिया जाता। छात्रों को तो समय का मूल्य और भी अच्छी तरह समझ लेना चाहिए, क्योंकि इस जीवन की कद्र करके वे अपने जीवन के लक्ष्य को पा सकते हैं। पहला प्रश्न है, उपरोक्त गद्यांश में कीमती किसे माना गया है। जीवन को, अनुशासन को, समय को, खेल को। पूरा गद्यांश समय की कीमत पर आधारित है, इसलिए सही विकल्प है समय को। दूसरा प्रश्न है, किसने सुख के साथ जीवन गुजारा। जिसने दुनिया में खूब धन कमाया, जिसने मीठी वाणी बोली, जिसने समय की कद्र की, जिसने समय को बर्बाद किया। गद्यांश में यहाँ पर देखिए, इस संसार में जिसने भी समय की कद्र की है उसने सुख के साथ जीवन गुजारा है। तीसरा विकल्प सही है, जिसने समय की कद्र की। तीसरा प्रश्न है, सेकंड के 100वें हिस्से से पदक कौन चूक जाता है। पहला खिलाड़ी जिसने मामूली अंतर से पदक गंवा दिया हो, दूसरा वह यात्री जिसकी ट्रेन छूट गई है, तीसरा उपरोक्त दोनों लोग और चौथा इनमें कोई नहीं। यहाँ पर देखिए, समय का मूल्य उस खिलाड़ी से पूछिए जो सेकंड के 100वें हिस्से से पदक चूक गया हो। पहला विकल्प सही है, खिलाड़ी जिसने मामूली अंतर से पदक गंवा दिया हो। पांचवा प्रश्न है, छात्रों को समय की कद्र करने से क्या लाभ होता है। पहला, वे स्वस्थ हो जाते हैं, वे मेधावी बन जाते हैं, वे सभी विषयों में 100% अंक प्राप्त करते हैं, वे लोकप्रिय हो जाते हैं। यहाँ पर देखिए, छात्रों को तो समय का मूल्य और भी अच्छी तरह समझ लेना चाहिए, क्योंकि इस जीवन की कद्र करके वे अपने जीवन के लक्ष्य को पा सकते हैं। यहाँ पर सही विकल्प होगा वो मेधावी बन जाते हैं। मेधावी मतलब बुद्धिमान। जब बुद्धिमान होंगे तभी अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे, अर्थात समय की कद्र करने पर ही वे मेधावी बनेंगे। पांचवा प्रश्न है, इस गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक होगा समय का मूल्य, जीवन का लक्ष्य, विद्यार्थी जीवन में समय का महत्व और अनुशासन। यहाँ पर समय के लिए कई तरह से बात की गई है, जैसे
समय बहुत मूल्यवान है, लाखों करोड़ों होने पर भी हम जीवन का सुख नहीं ला पाते। यहाँ पर खिलाड़ी की बात की गई है, यहाँ पर रेलगाड़ी की बात की गई है और अंत में विद्यार्थियों की बात की गई है। अगर गद्यांश में केवल विद्यार्थी की बात की जाती तो ये विकल्प सही होता, लेकिन समय के लिए कई उदाहरण दिए गए हैं, इसलिए सही विकल्प है समय का मूल्य। प्रश्न नंबर 3 है, निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। शब्द हैं दयालु, योग्य, आशा और हार। दयालु शब्द का विलोम शब्द है निर्दयी, योग्य का अयोग्य, आशा का निराशा और हार का जीत। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द लिखिए। शब्द हैं हवा, आसमान, रण। इनके समान अर्थों वाले शब्द लिखने हैं। हवा का समानार्थी है पवन, यहाँ पर आप समीर या वायु भी लिख सकते हैं। आसमान का समानार्थी है नभ, यहाँ पर आप आकाश, नीलेश, अंबर भी लिख सकते हैं। रण का समानार्थी है संग्राम, यहाँ पर आप लड़ाई, जंग, युद्ध भी लिख सकते हैं। 5वां प्रश्न है, निम्नलिखित पंक्ति का भाव लिखिए। पंक्ति है निर्भीक गया वो ढालों में, सर पर दौड़ा करवालों में। पंक्ति का भाव या अर्थ आप इस तरह से लिख सकते हैं कि चेतक बिना किसी भय के युद्ध भूमि में ढालों के बीच दौड़ता है और तेजी से तलवारों के हमलों के बीच भी बिना रुके आगे बढ़ता है। यह चेतक के साहस, गति और महाराणा प्रताप के प्रति उसकी निडरता को दर्शाता है। वह हर चुनौती का सामना निर्भीक होकर के करता है। ये प्रश्न नंबर 4 नहीं 6 होना चाहिए। प्रश्न है, जोड़ियों का मिलान कीजिए। स्तंभ 1 पर पंक्ति लिखी है और स्तंभ 2 पर भावार्थ लिखा है, इन्हें आपस में मिलाना है। पहली पंक्ति है, भोर भयो गयन के पीछे, मधुबन मोहि पठायो। इसका भाव अर्थ होगा। दूसरे पर लिखा हुआ है, सुबह होते ही मुझे गायों के पीछे जंगल भेज दिया। दूसरे नंबर पर पंक्ति है, मैं बालक बहियन को छोटो, छींको के ही विधि पायो। इसे मिलाएंगे 1 नंबर से, मैं छोटा बालक हूँ, मेरी बाहें छोटी हैं, छींके तक कैसे पहुँच सकता हूँ। तीसरी पंक्ति है, ग्वाल बाल सब बैर परे हैं, बर बस मुख लपटायो। इसका भाव अर्थ होगा, सब सखा मुझसे बैर लिए हैं, हठ पूर्वक माखन मुख पर लगा दिया है। और अंतिम पंक्ति है, तू माता मन की अति भोरी, इनके काहे पति आयो। इसे मैच करेंगे, माँ तुम बड़ी भोली हो, इनकी बातों में आ गई हो। ये प्रश्न नंबर 7 है और ये 8 है और यहाँ पर 1 होना चाहिए। प्रश्न है, नीचे दिए गए प्रश्नों का सबसे सही उत्तर कौन सा है। पहले पर है, मैंने माखन खायों का क्या भाव है। विकल्प है, पहला माँ मैंने माखन खाया है, दूसरा माँ मैंने माखन नहीं खाया है, तीसरा मेरे मित्र ने माखन खाया है और चौथा है माखन माँ ने खाया है। मैंने माखन खायों का भाव है माँ मैंने माखन नहीं खाया है। प्रश्न नंबर 7 का दूसरा प्रश्न है, जलादीप तुम्ही ने तिमिर की चुनौती प्रथम बार स्वीकार की थी। यह वाक्य किससे कहा गया है। तूफान से, मनुष्यों से, दीपकों से या फिर तिमिर से। जलादीप तुम्ही ने तिमिर की चुनौती प्रथम बार स्वीकार की थी, ये वाक्य कहा गया है मनुष्यों से। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पर प्रश्न आपकी पाठ्य पुस्तक से लिए गए हैं। पहला प्रश्न है, यह कविता आशा और उत्साह जगाने वाली कविता है। यह कविता मतलब जगाते चलो। इसमें क्या आशा की गई है, यह आशा क्यों की गई है। आशा और उत्साह जगाने वाली कविता अर्थात जगाते चलो कविता में आशा की गई है कि कठिनाइयों के बावजूद हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए। यह आशा इसलिए की गई है क्योंकि जीवन उतार चढ़ाव से भरा है और आगे बढ़ते रहना और आशा के साथ कभी उम्मीद नहीं छोड़ना महत्वपूर्ण है। दूसरा प्रश्न है, जलाते चलो कविता में किसे जलाने और किसे बुझाने की बात कही गई है। जलाते चलो कविता में सकारात्मकता और प्रेरणा को जलाने और नकारात्मकता और निराशा को बुझाने की बात कही गई है। कविता में जलाने का मतलब है उम्मीद और सकारात्मकता को बढ़ाना, बुझाने का मतलब है निराशा और नकारात्मकता को दूर करना। तीसरा प्रश्न है, समय बदलने के साथ साथ सत्रिया नृत्य की परंपरा में क्या बदलाव आया है। पहले सत्रिया नृत्य सिर्फ लड़कों और पुरुषों द्वारा किया जाता था, लेकिन आधुनिक दौर में महिला सत्रिया कलाकारों द्वारा भी नृत्य किया जाने लगा। इस प्रकार समय बदलने के साथ साथ सत्रिया नृत्य की परंपरा में भी क्रांतिकारी बदलाव आया है। चौथा प्रश्न है, पाठ में श्री कृष्ण ने अपने बारे में क्या क्या बताया है। पाठ में श्री कृष्ण ने अपने बारे में बताया है कि मैंने माखन नहीं खाया, प्रातः होते ही मैं गौओं को चराने वन में चला जाता हूँ
और सुबह से शाम तक वन में ही रहता हूँ, शाम को ही घर आता हूँ। मेरे संगी साथी झूठ बोल रहे हैं। 5वां प्रश्न है, उसे किसान की सूरत देखते ही सब बातें ज्ञात हो गई। खिलाड़ी को कौन कौन सी बातें पता चल गई? यहाँ पर उसे का अर्थ है खिलाड़ी। जब खिलाड़ी ने किसान को गाड़ी सहित नाले में फंसा देखा तो वह किसान की सूरत देखकर समझ गया कि यह गाड़ी नाले से निकाल नहीं पा रहा है और बहुत देर से परेशान है तथा दुखी है, सहायता की आवश्यकता है। यहाँ पर होगा उसे सहायता की आवश्यकता है। प्रश्न पत्र का अंतिम प्रश्न है, आपके बड़े भैया की शादी में जाने के लिए आपको छुट्टी की आवश्यकता है। आपने प्राचार्य को 3 दिन की छुट्टी के लिए पत्र लिखे। यहाँ पर प्रार्थना पत्र होना चाहिए था। प्रार्थना पत्र आप इस तरह से लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे सेवा में, इसके बाद श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय, अगर लेडी हैं तो श्रीमती प्रधानाचार्य महोदया, इसके बाद स्कूल का नाम, स्कूल का पता, फिर विषय लिखेंगे। विषय बड़े भाई के विवाह में सम्मिलित होने के कारण अवकाश, फिर महोदय या महोदया। सविनय के साथ निवेदन है कि मेरे बड़े भाई का विवाह दिनांक 14 जनवरी 2025 को होने जा रहा है। बारात यहाँ से दिल्ली जाएगी, इसलिए मैं स्कूल में उपस्थित नहीं हो पाऊँगा। इस कारण मुझे 14 जनवरी से 16 जनवरी तक का अवकाश देने की कृपा करें। आपका आज्ञाकारी शिष्य और अपना नाम। तो ये था करंट सेशन 2024-25 का PT2 का एक क्वेश्चन पेपर। आई होप आपको इस पेपर से अवश्य हेल्प मिलेगी। दिस इज़ द एंड ऑफ वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।